जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव, फिजिक्स वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन उस अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसका वास्तविक में कोई दोस्त नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये अगर मुद्दा, ये मसला भारत ने उठाया तो अपने आप में ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट बन चुकी है जो आज की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं कुर्दिस्तान की, कुर्द लोगों की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कोई भारत का दोस्त है तो वो रशिया और इजराइल है। लेकिन अगर कोई भारत का दोष है तो उसे गिना नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के पीछे षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन यहां पर तो टर्की ने खुले तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया, बल्कि अब इंटरनल मीटिंग्स वो लगातार कर रहा है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो एक भारत के लिए कंसर्निंग चीज है और एक सीधा थ्रेट है। मतलब इससे मंशा तो साफ होती है कि टर्की अब एक आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है और हो सकता है कि वो रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज का एक मसीहा बनना चाह रहा हो, जैसे वो हुआ करता था। अपनी एक रेडिकल आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के सामने थोपा करता था। लेकिन याद रखिएगा, याद यह रखना है कि टर्की में भी अपने आप में कुछ ऐसे इंटरनल डिस्प्यूट है जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया जा रहा है। और आज अगर भारत चाहे तो अपनी रणनीति को, अपनी स्ट्रेटेजी को बदल सकता है, क्योंकि भारत ने दोस्ती निभाकर को देख लिया है। टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, मैसिव अर्थक्वेक आया था 7.8 रिक्टर स्केल का, तब कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही उसकी मदद करने के लिए पहुंचा था अंडर द ऑपरेशन दोस्त। और उस वक्त टर्की ने भारत को सराहा भी था। लेकिन सराहने से काम नहीं बना टर्की का। टर्की एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया है और हमेशा उठाता आएगा, क्योंकि वो खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो यहां पर भारत को भी अब आवश्यकता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द टर्की चेंज करे, और रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से वो करेगा भी। क्योंकि जिस मुद्दे की आज अपन बात कर रहे हैं, उनकी एक बहुत फेमस कहावत है ना। उनकी ये कहावत है, नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स, कुर्दिस्तान लैंड ऑफ माउंटेन्स। तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से समझिए। ये मुद्दा क्यों आज तक किसी ने नहीं उठाया, क्यों ये इंटरनेशनल डिबेट में नहीं है? आखिर ये भी तो एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला देश है, और इसने तो जो किया है वो मेरे को नहीं लगता है, बल्कि किसी को भी नहीं लगता है कि वो कोई और करेगा। इन्होंने लगातार आईएसआईएस के खिलाफ ऐसी फाइट लड़ी है जिसके कारण आज वो रीजन स्टेबलाइज है, और एक प्रकार से इनके पराक्रम से वो लोग डरते भी है। लेकिन मुद्दा कहां आकर फंस जाता है? फिलिस्तीन को लेकर। तो जब आप फिलिस्तीन की बात करते हो तो फिर इनकी एट्रोसिटीज की बात पूरी दुनिया में क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अब जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करके रखा है, उसके रिसोर्सेस का हनन कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और अपनी नीड के हिसाब से उनको यूज कर रहा है। हिंदुस्तान के साथ भी सेम ही क्राइटेरिया है। वैसे भारत अगर चाहे तो कुर्दिस्तान का मसला पूरे दुनिया के सामने रख सकता है, एक प्लेटफॉर्म देख सकता है कुर्द लोगों को, ताकि वो अपनी बात को दुनिया के सामने रखे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से कमजोरों का हित और हितधारक भी रहा है। और भारत की नई रणनीति के हिसाब से भारत को यह चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भले ही दुनिया में हमारा पराक्रम देखा है, हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को देखा है ना। इवन टर्की ने जो कामिकाजे ड्रोन, जो एक सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं, है ना, इनको पाकिस्तान को दिए थे, और पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का यूज भारत के सिविलियंस एरिया को टारगेट करने के लिए लिया था। तो इससे मंशा दोनों देशों की साफ होती है कि वो या उनकी लड़ाई हमारी मिलिट्री से नहीं है, बल्कि भारत के लोगों से है, भारत के विचारों से है और भारत से है। तो यहां पर भारत को अब आवश्यकता है कि वो भी अपनी नई स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करे। अब कामिकाजे का अगर मैंने नाम लिया तो याद रखिएगा, कामिकाजे जो वर्ड है ये जापान की तरफ से कॉइन हुआ था, और उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के पायलट्स के पास असला बारूद खत्म हो गया था, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि जहां कहीं भी दुश्मन देश के गोला और उनका भंडार है, रिजर्व है, आर्म्स एंड एम्युनिशन का रिजर्व है, वहां पर जाके आप डायरेक्ट अपने प्लेन को क्रैश करा दीजिए। और पायलट्स ने ये किया भी, इसीलिए कामेकाजे वहां से कॉइन होता है। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सुसाइडल ड्रोन्स होता है। वो तो भला हो कि भारत के पास इजराइल की जैसी आयरन डोम टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है, जिसे अपन आकाश तीर के नाम से जानते हैं, और रशिया के द्वारा जो S-400, जिसे हम सुदर्शन चक्र S-400 बोलते हैं, उसके माध्यम से, उसके थ्रू कोई भी ड्रोन और मिसाइल जो पाकिस्तान को मिली थी टर्की, इवन चाइना की तरफ से, वो पूरे के पूरे मिसाइल और ड्रोन से भारत आज काउंटर करने में सक्षम हुआ है। और यह पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन फिर भी भारत को अब अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। टाइम फॉर भारत टू सपोर्ट कुर्दिस्तान, तुर्की है बलूचिस्तान। तो जैसे बलूचिस्तान पर कैप्चर करके रखा है पाकिस्तान, और जैसे टर्की है, और टर्की खुले तौर पर हमेशा से कश्मीर का मसला उठाते आ रहा है,
उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का आंतरिक मसला है। भारत किसी भी तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी हस्तक्षेप यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी टर्की हमेशा से कश्मीर का मुद्दा ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में बल्कि खुले तौर पर हर एक मंच में उठाते आ रहा है। तो यहां पर मंशा क्लियर है और भारत को अब नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। तो आज अपन बात करेंगे कुर्दिस्तान की और कुर्द लोगों की, क्योंकि बड़े शर्मसार कर देने वाली बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि अगर कुर्द लोगों की बात की जाए तो आप इमेजिन करिए, ये एकमात्र दुनिया में ऐसी कम्युनिटी है, लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जिनकी पॉपुलेशन 30 से 40 मिलियन होने के बावजूद भी इनके पास इनका कोई खुद का देश नहीं है, इवन ऑटोनॉमस स्टेट भी नहीं है। बल्कि इनको ऑटोनॉमस स्टेट देने की बात वर्ल्ड वॉर 1 के समय में ही तय हो गई थी। तो यहां पर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। फिलहाल याद रखिएगा, कुर्दिस्तान कोई अभी का मसला नहीं है, कुर्दिस्तान कोई अभी का वर्ड नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन से काफी पहले इनका अपना हिस्टोरिकल इंपैक्ट है, इनका अपना हिस्टोरिकल प्रूफ है। कुर्दिस्तान की बात की जाए तो इनकी पहली बार चर्चा याद रखिएगा 11th सेंचुरी में सिलहुक क्रॉनिकल्स में की जाती है और यहां पर कुर्दिस्तान टर्म मिलता है। और याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन कुर्द लिव इन द मिडिल ईस्ट। और अगर पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट की बात करें तो देखिए ये पूरा का पूरा रीजन मिडिल ईस्ट का है, जिसमें टर्की आता है, सीरिया आता है, इराक आता है, ईरान आता है और अर्मेनिया आता है। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज अगर किसी देश में है कुर्द लोगों का तो वो टर्की में ही है। और अगर आपको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, एक एक्सेस अपन बना दें, इमेजिन करिए अपन एक एक्सेस बना रहे हैं, तो टर्की का ये जो पर्टिकुलर साउथ ईस्टर्न एरिया है, जो पर्टिकुलर साउथ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एरिया है, ये मेजॉरिटी ऑफ कुर्द से घिरा हुआ है। यहां पर अगर किसी की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो ये कुर्द की ही है। और ये पर्टिकुलर जो रीजन है इसी को कुर्दिस्तान कहा जाता है, जो फैला हुआ है टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और अर्मेनिया में। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस रीजन को ऑटोनॉमस स्टेट, इवन कंट्री बनाने की घोषणा ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 में हो चुकी थी। तो यहां पर थोड़ा और समझिएगा बात को कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिएगा, याद ये रखना है कि ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन ऑलरेडी टर्की में रहती है। और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जिसे पीकेके कहा जाता है, इसे अब्दुल्ला ओकालन ने 1978 में डेवलप किया था। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कुर्दिस्तान को लेकर कुर्द की लड़ाई हमेशा चली आ रही है और इतनी भयानक लड़ाई है कि इनके फिगर्स की कभी कोई बात नहीं करता। जो टर्की मिलिट्री और कुर्दिस्तान की मिलिट्री के बीच में क्लैशेस हुए उसमें ऑलमोस्ट 40,000 कुर्द की अभी तक जान जा चुकी है। इतना मैसिव एट्रोसिटीज हुआ है इनके अगेंस्ट में। और यहां पर याद ये रखना है आपको कि टर्की जिस हिसाब से अपने नए आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है, वो फिर से ये चाहता है कि फिर से मैं नंबर ऑफ जो रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज है उसका सबसे बड़ा देश बन जाऊं, समर्थक बन जाऊं, मेरे द्वारा उनको वेपन्स दिए जाए और मैं मेरी आइडियोलॉजी के साथ मिलते हुए अपनी नीड्स को पूरा करूं, पैसा ही पैसा पीटूं। तो यहां पर यह सिर्फ भारत के लिए खतरे की बात नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरे की बात है, क्योंकि इसे हम आईएसआईएस के रूप में देख चुके हैं। और यह भी याद रखिएगा, आईएसआईएस को अगर आज के समय में किसी ने फ्रंट लाइन में होकर अपोज किया है, काउंटर किया है, तो वो और कोई नहीं थे बल्कि कुर्द थे, जो पर्टिकुलर इस रीजन में फैले हुए है ना। भले ही उनका सपोर्ट यूएस ने किया, रशिया ने किया, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में अगर कोई थे तो वो और कोई नहीं बल्कि कुर्द थे। और सीधे तौर पर उन्होंने आईएस की इस आइडियोलॉजी को काउंटर किया है। लेकिन फिर भी सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें आज तक क्रेडिट नहीं दिया गया, आज तक ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो जैसे टर्की भारत के आंतरिक मसले में हस्तक्षेप करते आ रहा है, तो भारत को किसने रोका है? ऑपरेशन दोस्ती के तहत हमने दोस्ती खूब निभा के देख ली, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद हमें एक चीज तो साफ समझ में आ गई कि आई फॉर एन आई, जैसा हिसाब वैसा किताब अब भारत को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। यहां पर समझिएगा, पीकेके जिसका स्टैब्लिशमेंट कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के रूप में 1978 में अब्दुल्ला ओकालन ने किया था, वो लगातार ये डिमांड कर रहा है कि हमेशा जहां पर हमारी मेजॉरिटी है, कुर्द लोगों की मेजॉरिटी है, या तो उसे अब ऑटोनॉमस स्टेट दे दिया जाए
या फिर जिसकी बात की गई थी ऑलरेडी एक सेपरेट कंट्री के रूप में उसे क्रिएट कर दिया जाए। अब ये छोटी सी इमेज देख के आप समझ गए होंगे कि कुर्दिस्तान या कुर्द मेजॉरिटी का अपना अच्छा खासा एक बड़ा एरिया है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, है ना, इट इज द ओनली मैसिव कम्युनिटी इन द वर्ल्ड जिसके पास खुद का कोई देश नहीं है। लेकिन समझिएगा, अगर इस पूरे हिस्टोरिकल इवेंट की बात की जाए तो यह पूरा मसला उस वक्त आता है जब वर्ल्ड वॉर 1 के समय में एलीड फोर्सेस के द्वारा ऑटोमन एम्पायर का फॉल चल रहा था। तो यहां पर जब ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है फॉल हो चुका था, तब एलीट फोर्सेस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवर्स, फ्रांस में। अभी जो ट्रीटी ऑफ सेवर्स है इसमें साफ 2 आर्टिकल्स में बता दिया गया था, बोल दिया गया था, एक है आर्टिकल 63 और एक है आर्टिकल 62 और एक है आर्टिकल 64। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत साफ बोल दिया गया था, बता दिया गया था कि जो टर्की में है, अभी वर्तमान का जो टर्की है, टर्की एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, वहां पर टेरिटरीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यहां पर कई सारी नई टेरिटरीज को बनाना था, जिसमें अजरबैजान था, कुर्दिस्तान था और कुछ पार्ट्स ऑफ आर्मेनिया भी थे। तो यहां पर समझिएगा, जब मेंशन था, ट्रीटी भी साइन हो चुकी थी, आर्टिकल्स भी बता दिए गए थे, उसके बावजूद भी जो जिम्मा फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने लिया था वो आज तक पूरा हो नहीं पाया, बल्कि उसकी चर्चा तक नहीं होती है। तो यहां पर वही बात है, 1920 में जब ट्रीटी ऑफ सेवर्स को साइन किया गया था, जस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तब इस ट्रीटी के बावजूद भी वो दर्जा कुर्दिस्तान को नहीं मिला। इवन याद रखिएगा, जब ये ट्रीटी साइन होती है तो जो टर्की के उस वक्त प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब जो कैंपेनिंग करते रहते, जिनका नाम था कमाल पासा और अतातुर्क कमाल पासा, मतलब इनका पूरा नाम वैसे तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम से इन्हें जाना जाता है, फादर ऑफ टर्की के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, टर्की के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ सेवर्स को एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी एक्सेप्ट किया था। बता रहे थे कि यह बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, स्पेशली फॉर द टर्किश पीपल। इस कारण वहां पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द कमाल पासा। फिर क्या होता है, यह मूवमेंट इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि दोबारा एक और ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लुसाने। और उस ट्रीटी ऑफ लुसाने के अंतर्गत टर्की को टर्की लोगों के लिए मैसिव राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ट्रीटी ऑफ सेवर्स अस्तित्व में रहती है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सेवर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक है आर्टिकल 62 जिसमें साफ इंडिकेशन था कि अगर कुर्दिश एरिया चाहे तो वो लोकल ऑटोनॉमी ले सकते हैं, और इसके अलावा कुर्दिश लोग अगर इंडिपेंडेंस को डिजायर करना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता की डिमांड करना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग करना चाह रहे हैं, तो ये अधिकार टर्की के पास है और टर्की को उनको ये अधिकार देना पड़ेगा। मतलब यहां पर वही है, if the Kurdish population in the defined areas desired independence were deemed capable by the League of Nations, Turkey would renounce all rights title over these areas। तो सोचिए, 2 आर्टिकल मेंशन होने के बावजूद भी कुर्दिस्तान अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि कोई दोस्ती तक इस तरीके से नहीं रखना चाह रहा है जैसे कि लोग चिल्ला चिल्ला कर फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, गाजा के बारे में चर्चा करते हैं, अदर डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज की बात करते हैं। लेकिन कुर्द में भी तो वही कम्युनिटी रह रही है, इनकी बात क्यों नहीं होती? अब आप थोड़ा और आगे समझिएगा, जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं, है ना, ये तो चलिए अपन ने वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर ली। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक मैसिव डेवलपमेंट हुआ था इन द ईयर 1982, और अपने आप में इस मैसिव डेवलपमेंट के बाद कुर्द जो लोग थे उनको मजबूरन इंसर्जेंसी को अडॉप्ट करना पड़ा। 1982 में टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में साफ ये बता दिया गया कि जो टर्किश लोग हैं, अगर उनके टर्किश लोगों की मॉरल वैल्यू और एथिक्स और ट्रेडिशन के अगेंस्ट में कुछ काम होता है तो उसे टर्की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी। यह साफ इंडिकेशन था कुर्द और कुर्दिस्तान के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, और यही कारण था कि 1982 के बाद 1984 में इंसर्जेंसी डिक्लेयर कर दी गई बाय द अब्दुल्ला ओकालन,
और अब्दुल्ला ओकालन को अभी बताया था कुछ देर पहले कि 1978 में इन्होंने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के नाम से अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उसी के माध्यम से 1984 ठीक 2 साल बाद ही इंसर्जेंसी डिक्लेयर हो जाती है। और उस इंसर्जेंसी के बाद याद रखिएगा तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 40,000 कुर्द को मार दिया गया है बाय द टर्की मिलिट्री फोर्सेस। और ये जो टर्की मिलिट्री फोर्सेस है ना, ये अभी भी लगातार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। देखिएगा बियॉन्ड टर्कीज ओन कंट्री, अब ऐसा नहीं है कि टर्की सिर्फ इनके खिलाफ, इनके टर्की के अंदर ही इनके अगेंस्ट में एक्शन चल रहा है, टर्की के अलावा भी ये फोर्सेस एक्टिव है सीरिया में, इराक में। और यहां पर यही उससे रिलेटेड एक छोटा सा आपके लिए आर्टिकल है, बियॉन्ड टर्की ओन टेरिटरी टर्किश मिलिट्री हैड टारगेटेड पीकेके बेसिस इन इराक वेयर द यूएस हेल्प्ड इराकी कुर्ड्स स्टैब्लिश अ सेमी ऑटोनॉमस फेडरल रीजन इन द 1992। अब देखिए यूएस की मदद के बावजूद भी टर्की मिलिट्री ने घुसकर इराक में जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का जो बेस था, जहां से वो खुद को और टर्की के कुर्द को सपोर्ट करते थे, वहां पर मिलिट्री बेस ने अटैक किया था, या टर्की की मिलिट्री ने अटैक किया था इन द ईयर 1992। द टर्किश मिलिट्री एंड द टर्किश बैक्ड मिलिशियाज हैव ऑपरेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न सीरिया अगेंस्ट सीरियन कुर्दिश ग्रुप्स सच एज द पीपल प्रोटेक्शन यूनिट्स। अब याद ये रखना है कि सीरिया में भी इनका अपना एक खुद सा एक विंग है, एक प्रकार से इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट को भी पीकेके का सपोर्ट था। पीकेके मींस जो कुर्द के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इसका सपोर्ट था। लेकिन टर्की गवर्नमेंट के द्वारा इन दोनों को हुई, क्योंकि वो पीकेके को खुद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानता है, तो उसने वाईपीजे को भी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद से लगातार टर्की मिलिट्री के द्वारा लगातार इनके ऊपर अभी भी एक्शन चल रहा है। दो द वाईपीजे इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एन अलायंस ऑफ अरब and Kurdish fighter created in 2015 to continue the self-proclaimed Islamic State। अब यहां पर मजे की बात यह है कि ये दोनों ही फोर्सेस मिलकर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इस्लामिक स्टेट बन चुका था 2014-15 में, जिसे पूरी दुनिया आईएसआईएस के नाम से जानती है और ऐसा जानती है कि उसकी एट्रोसिटीज पूरी दुनिया में जग जाहिर है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम इनके अगेंस्ट में इनको काउंटर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और ये प्रयास किया भी उनने विद द हेल्प ऑफ यूएस और फिर बाद में रशिया। तो यहां पर आप समझिए इनकी मंशा क्लियर है कि हम अपने खिलाफ किसी भी तरह की रेडिकल आइडियोलॉजी को पनपने नहीं देंगे। और एक कारण यह भी था कि कुर्दिस्तान में जो कुर्द थे, मतलब पर्टिकुलरली कुर्द के कारण ही उस पूरे रीजन में बाकायदा स्टेबिलिटी आई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी उनको इस बात का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो यहां पर इनका अगर ये देखा जाए तो ये इनका जो पार्टिसिपेशन था, है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ड्यू टू द वाईपीजे टाइज टू द पीकेके, टर्की व्यूज बोथ द वाईपीजे एंड द एसडीएफ, मतलब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2016। अब देखिए 2015 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम काउंटर करेंगे इस्लामिक स्टेट्स को, और नंबर ऑफ एक्शंस भी उनने लिए। उनका अपना बकायदा खुद का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी उनने बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी टर्की ने आईएसआईएस को नहीं, बल्कि वाईपीजे और एसडीएफ इन दोनों को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और इनके खिलाफ एक्शन लेना चालू किया, इनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेनिंग चालू करी, जिसके कारण अभी अगर पास्ट 10 इयर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 7,000 कुर्ड्स या कुर्द लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। और ये फिगर कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता। 40,000 पहले, 7,000 अभी पिछले कुछ 10 सालों में। ये बताता है कि किस तरह की एट्रोसिटीज से गुजर रहा है कुर्दिस्तान या कुर्दिस्तान के जो कुर्द लोग हैं पर्टिकुलरली वो। लेकिन फिर भी एक इसमें छोटा सा डेवलपमेंट हुआ था इन द ईयर 2013। दोनों ही ग्रुपों में, दोनों ही समूहों में एक प्रकार से पीस टॉक की शुरुआत हुई थी। मतलब कहने का यह है इन बिटवीन द टर्किश गवर्नमेंट एंड द पीकेके, मतलब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ये मात्र 2 साल टिक पाया। यहां पर बात यह कही गई थी कि आप इंसर्जेंसी मत करिए, हम आने वाले टाइम में आपको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी 2015 में आईएस मिलिटेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर यूथ ऑर्गेनाइज रैली में
सुसाइड बॉम्बिंग होती है, वो भी किस पर्टिकुलर प्रोविंस में। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी ये सुरुक में हुई थी। सुरुक सीरियन बॉर्डर के पास है, टर्की की बॉर्डर से लगा हुआ है। और यहां पर याद रखिएगा ये सुसाइड बॉम्बिंग वहां हुई थी जहां पर कुर्द यूथ एक पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अपने आप में सुसाइड जो बॉम्बिंग थी ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि 30 कुर्द की यहां पर जान चली गई थी। और उसके बाद से वही होता है, ये जो पीस टॉक था ये सिर्फ 2 साल चल पाया। 2015 के बाद से फिर से इंसर्जेंसी चालू हो गई। अब आपको यह समझना होगा कि इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मिलिट्री एक्शन जो लिया गया टर्की के द्वारा वो अपने आप में इतना एग्रेसिव होता चला गया कि अब तक 7000 कुर्द की जान जा चुकी है। लेकिन डिमांड वही है, वो अभी भी अपनी रक्षा के लिए बातचीत कर रहे हैं और अपने लिए एक ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड लगातार कर रहे हैं। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो यहां ध्यान दीजिएगा, रीसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से अभी कुछ ही टाइम पहले 2024 अक्टूबर में जो टर्किश अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर है डेवलेट बकेली, उन्होंने पीकेके को एक तरह से इंसर्जेंसी को छोड़ने के लिए कहा और प्रपोजल भेजा, जिसको बाद में जो ओकोलन थे वो भी मान लेते हैं कि हम अब इंसर्जेंसी को रोकेंगे। और हुआ भी यही, इंसर्जेंसी रुक जाती है पर्टिकुलर टर्की डोमिनेटेड उस एरिया में जहां पर कुर्द रहते थे। और ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है ये अभी की बात कर रहे हैं, मई की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा मई में भले ही जो पीकेके है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबे समय से एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ रहा था, उसने भले ही इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी इस शर्त पर कि हम इस प्रपोजल को उस वक्त एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमारे द्वारा जितने भी टेररिस्ट ऑफेंसेस आपने लगाए हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आपने अरेस्ट करके रखेगा, आप उन पर इस तरह के चार्जेस हटा देते हो और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उन्हें छोड़ देते हो, तब जाकर हम इस प्रपोजल को पर्टिकुलरली एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एक प्रकार से जो ओकोलन को लंबे समय से उन्हें अरेस्ट करके रखा था, उन्हें पर्टिकुलरली हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, उन्हें छोड़ ही दिया जाए, ऐसा उनका एक प्रपोजल था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि यह पर्टिकुलर बात हो रही है टर्की के अंदर कुर्द लोगों की, जो मेजॉरिटी ऑफ कुर्द जहां रहते थे वहां की, लेकिन फिर भी जो बाकी के कुर्द है जो सीरिया में थे, ईरान में थे, इराक में हैं, उन पर्टिकुलर लोगों ने इस प्रपोजल को सिरे से नकार दिया। उनका अभी भी यह मानना है कि हमें हमारा कुर्दिस्तान चाहिए और यह कुर्दिस्तान और कहीं नहीं बल्कि जो टर्की और ईरान, इराक, आर्मेनिया की बॉर्डर से मिलकर बना है, हमें वो रीजन चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है और हम ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो दुनिया में ऐसी बड़ी कम्युनिटी है जिसका खुद के पास कोई देश नहीं है। और यही डिमांड आपके सामने आज हम इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। अब भले ही पीकेके says it is waiting on Ankara's response before disarming. In exchange of demobilization, the PKK could seek amnesty for its fighter, release of imprisoned members, DEM party politician, the conditional release of Okolan to the house. जो ओकोलन जिन्होंने पीकेके को बनाया ही था, संगठित किया था, बाद में उसे इंसर्जेंसी का रूप दिया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू एक्सपेंड कल्चरल राइट्स इंक्लूडिंग कुर्दिश लैंग्वेज एजुकेशन। यहां पर अब सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि क्या टर्की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे उसने 1982 में यह बनाकर बनाया था, यह अमेंड करके बनाया था कि हम टर्किश एथनिसिटी, वैल्यूज, मॉरल्स के अलावा किसी और कम्युनिटी की कोई भी चीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्या अब वो वाकई में इस डिमांड को मानेगा? क्योंकि यहां पर कुर्द की सिर्फ अभी एक छोटी सी ही डिमांड है टर्की के अंदर कि हमें भी इक्वल राइट्स दिए जाए जैसे कि टर्की के दूसरे या टर्की के खुद नेटिव लोगों को मिले हैं। क्योंकि यहां पर बात आ रही है खुद के मॉरल, खुद के वैल्यूज और खुद की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि टर्की अब वो टर्की नहीं है। टर्की एक आइडियोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है और ये आइडियोलॉजिकल जो फेस है ना, ये अपने आप में जो फेनेटिक फेस है, ये सिर्फ ना सिर्फ भारत के लिए खतरे की बात है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। क्योंकि टर्की अब बहुत सारे ऐसे देशों का मसीहा बनना चाह रहा है जो इस उग्रवाद पर जीना चाहते हैं और उन्हें मैसिव सपोर्ट कर रहा है थ्रू इट्स डिफेंस टेक्नोलॉजी। आपने एग्जांपल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में कामेकाजी ड्रोन जो पाकिस्तान को दिए थे, उसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सोचिए कि क्या भारत को आज वास्तव में टर्की के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि भारत बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को
ग्रैब कर सकता है, जिसकी अपन फिलहाल यहां चर्चा कर रहे थे, जो कुर्दिस्तान की अपन चर्चा कर रहे थे। क्योंकि भारत आज इतना सक्षम देश है कि अगर वो चाहे तो कुर्द को अपने देश बुलाकर एक प्लेटफॉर्म जनरेट करके दे सकता है, और देना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से टर्की कश्मीर के मसले को, कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में हमेशा उठाता आ रहा है, और भारत के इंटरनल मैटर्स पे अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, तो भारत को भी फिर इस तरह की स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत डरता नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पूरा पराक्रम, अपना पूरा का पूरा पराक्रम, अपनी पूरी डिफेंस पावर पूरी दुनिया को ऑलरेडी दिखा चुकी है, और इतनी दिखा चुकी है कि खुद बांग्लादेश भी आज 10 बार सोच रहा है कुछ भी बोलने से, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने आप में अब समय आ गया है कि भारत को टर्की के अगेंस्ट भी ऑपरेशन दोस्त के नाम पर कुछ और नई रणनीतियों को भी अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है। क्योंकि भारत अगर बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर भारत कुर्दिस्तान को भी सपोर्ट कर सकता है। भारत को करना भी चाहिए, क्योंकि कुर्द का भी अपना एक ह्यूमन राइट है, कुर्द के भी अपने कुछ अधिकार है। और अगर देखा जाए तो ये वही फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को मिट्टी में मिलाने का काम किया है विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस, विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी। तो इसी के साथ जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भारत को क्या ये चीज एडॉप्ट कर लेनी चाहिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।